क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म की भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन असीमताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती और सच तो यह है कि आज भी बदलती रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न क्षेत्र एक समान प्रतीत होते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा की विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। पता लगाएं कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए हैं। क्या इसमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है? चित्र मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। ये साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी तक एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा महाकाव्य विषयक है, मणिप्रवालतम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालतम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित किया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चित्र 2। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपियां उड़ीसा में हैं। चित्र 3। जगन्नाथ मंदिर, जो उड़ीसा के पुरी में है। जो इस मंदिर की तीर्थस्थल
यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वह सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से यह स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं सदी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसा अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारतों में अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्श तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थे। लगभग 18वीं शताब्दी में आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक है जो ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों। बीकानेर का राजकुमार राज सिंह की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भट्टों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति सुरक्षित रखते हैं और उन्हें यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेंगे और प्रोत्साहन करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेग का चित्रण होता था। क्या स्त्रियां को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों के अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की मानचित्र एक वह क्षेत्र जिसकी अध्याय में चर्चा की गई है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चिता पर जिंदा जलाने वाले प्रथा में कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते हैं, उन्हें अक्सर इस आदर्श के अपने जीवन का बलिदान करना होता है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। पता लगा कि क्या आपके गांव नगर शूरवीर वीरांगनाओं की परंपरा रही है? यदि हाँ, तो ये परंपराएं राजपूतों के वीरतापूर्वक आदर्शों से कितना समान और भिन्न है। चित्र 5 नृत्य की कक्षा। लक्ष्मण मंदिर खुंजहारो का चित्र है। यदि शूरवीरता की परंपरा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। कथक शब्द का कथा से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक तथा अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों ने शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य से अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किया जाता और एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर के राजदरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख
कला रूप में उभरा। 1850-1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पर संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण पर अभियान पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। शास्त्रीय नृत्य किस कला के रूप को शास्त्रीय नृत्य माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप में शैली को शास्त्रीय नृत्य कहेंगे जिसका विषय धार्मिक हो, अर्थात क्या हम उसे शास्त्रीय नृत्य इसलिए मानते हैं क्योंकि अत्यधिक कौशल और आवश्यकता होती है जो कई वर्षों से लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूप में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों में विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला के रूप में श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द सही नहीं होता। अन्य नृत्यों जिन्हें इस समय शास्त्रीय नृत्य माना जाता है निम्नलिखित है। कृत नृत्यांगनाएं, एक दरबारी चित्र। शास्त्रीय नृत्य हो गए भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली जो केरल का, ओडिशा जो ओडिशा का, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी जो मणिपुर में। इनमें से किसी एक नृत्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र है। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र जिन्हें आमतौर पर जल रंगों के कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इसमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उसमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उसके घनिष्ठ जनों द्वारा देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों के दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूतानी राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुनिश्चित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों पर चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमाचल की तलहटी का। चित्र 8, होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह, राजपूत लघु चित्र, कोटा का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रणव शैली का विकास हो गया जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी भानुदत्त की रसमंजरी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार
मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर कृष्णा राधा और उसकी सखिया पहाड़ी लघुचित्र कांगड़ा गए। उन्होंने वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी एक नए जान डाल दिया। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इस नमूने से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघुचित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। बंगाल नज़दीक से एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बांग्ला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः चित्र 10 सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ। संस्कृति का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी में भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सांग यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृति से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा नाम से जानने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा किलेबंद हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र की पश्चिमी भाग की बोले जाने वाली भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर सांस्कृतिक शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार और जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी इसे संस्कृति की श्रेणी और दूसरी उसे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मंगल काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर। नाथ लोग सन्यासी होते थे, तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के सक्षम सन्यास का मार्ग अपनाने की किस प्रकार प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काष्ठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी में ग्रंथों
काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई है। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि के धान की खेती करने लगे। सने स्थानीय मछुआरों तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय से मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इस इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था का आश्वासन चाहते थे। वे सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्ति सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू धर्म, बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि अध्याय 2 और 5 की मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उस व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गाड़े से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, कंसारी, जो कि घंटा धातु के कारीगर थे, आदि के समर्थक से बने। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठिति का प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, वे ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। चित्र 1 दोचाला छप्परदार झोपड़ी। चित्र 2 एक चौचाला मंदिर। ये झोपड़ी है और ये चौचाला मंदिर है। जीववाद क्या होता है? यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुएं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, वही जीववाद कहलाता है। यहाँ दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिर से करो। चित्र 13 गोपियों के साथ कृष्ण की श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी के एक पटिया, विष्णुपुर। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दोचाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। उसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे वाली 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्ग चबूतरे में बनाए जाते थे, जी उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन उनके मंदिरों की बाहरी दीवार चित्रकारियों, सजावट, टाइल अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी।
मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों और भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हुआ कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को समिष्ट भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार एवं मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। चित्र 14 घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर के पक्की मिट्टी का एक फलक आराम बाग मछली तैयार कर रहा है। यूरोप में राष्ट्रीय चीन का उदय राष्ट्र राज्यों का उदय यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसी यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंत तक दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालय पाठ्यपुस्तक ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इस प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए आंदोलनों की इस भावना को और अधिक बल दिया। कल्पना करें आप एक राजपूत राजकुमार हैं, आप अपनी कहानी किस प्रकार सुनना पसंद करेंगे?